हेलो गुड आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज नए साल के मौके पे हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने इसका नाम बहुत ज्यादा सुना हुआ होगा और काफी बच्चे इस टॉपिक को देख के घबरा जाते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर आप इसको रियल वर्ल्ड के सिनेरियो से देखोगे तो आपको ये टॉपिक काफी इजी लगेगा और आपको जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी आपको सेंस बनाना स्टार्ट कर देगी। तो हम इस टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि ऊप्स क्या होता है। अब पहले मैं इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। देखो, इससे पहले आई थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब सी प्लस प्लस फर्स्ट टाइम आई थी तो इसका नाम था सी विद क्लासेस। इसमें क्लासेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था सी के साथ और यह था एक अपडेटेड वर्जन सी का। फिर जब लोगों को पता चला कि हां, ये जो लैंग्वेज है ये काफी यूजफुल है, तो तब जाके इसका नाम चेंज हुआ और बोला कि ये एक नई पर्टिकुलर लैंग्वेज हो सकती है और इसको नाम दिया गया सी प्लस प्लस, मतलब सी का एक अपडेटेड वर्जन जिसके यूज केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आज की वीडियो में हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनके बारे में पढ़ रहे होंगे। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन यहां पे लिखी गई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और आई होप आप में से बहुत बच्चों ने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, कुछ समझ नहीं आया होगा कि भैया इट इज एन अप्रोच और अ प्रोग्रामिंग पैटर्न वेयर द प्रोग्राम्स आर स्ट्रक्चर्ड अराउंड ऑब्जेक्ट रेदर देन फंक्शन एंड लॉजिक। बहुत ही वेग से स्टेटमेंट है, कुछ ज्यादा पल्ले नहीं पड़ा। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हमें ये डेफिनेशन अपने आप ही चमक जाएगी। अब एग्जांपल क्या होगा, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, आप में से मैक्सिमम बच्चे स्टूडेंट होंगे, तो आप कॉलेज जाते होंगे ना, कॉलेज जाते होंगे तभी आपको स्टूडेंट बोला जाता होगा। हाँ जी भैया। तो भैया एक स्टूडेंट किसको बोला जाता है, उसका कोई नाम होगा वहां कॉलेज में। हाँ जी भैया। आपके पास आपका कोई रोल नंबर होगा। हाँ जी भैया। आपका एज होगा कुछ। हाँ जी भैया। और आपका कुछ जीपीए होगा कि भैया कितना मेरा ग्रेड आया है या फिर कितना मेरा सीजीपीए आया है। मान लो ग्रेड हम बोल लेते हैं। तो ये चार चीजें आपको डिफाइन कर रही है कि एक स्टूडेंट हो आप, और आपको ये चीजें क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है। अब अगर मुझे एक यूजर से इनपुट लेना है, आपके डेटा को मुझे स्टोर कराना है एक स्टूडेंट का, तो मैं कैसे करा सकता हूं। अभी तक हमने क्या सीखा है, मान लो इंट मेन, मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा। हाँ जी भैया। अब स्टूडेंट का नाम अगर मुझे स्टोर कराना है तो मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में कराऊंगा, स्ट्रिंग नेम। हाँ जी भैया, क्लियर। हाँ जी। और अगर मुझे आपकी एज स्टोर करानी है तो इंटीजर एज। आपका रोल नंबर, वो भी मैं स्टोर करा सकता हूं, रोल नंबर। और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, एक ले लेते हैं आपका स्ट्रिंग जो आपका ग्रेड बताएगी कि आपके कितने ग्रेड आ रखे हैं, ए प्लस आ रखा है, बी माइनस आ रखा है, तो इसको मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करा रहा हूं। क्लियर है। हाँ जी भैया। तो आप एक स्टूडेंट हो, आपका नाम मैं इनपुट में ले सकता हूं, एज ले सकता हूं, रोल नंबर ले सकता हूं और ग्रेड ले सकता हूं, और इसको मैं स्टोर करवा सकता हूं। तो मैं किसकी हेल्प से करा सकता हूं, सीन की हेल्प से करा सकता हूं ना। हाँ जी भैया, सीन की हेल्प से मैंने नेम, फिर उसके बाद आपका सब कुछ मैंने स्टोर करा लिया, ऐसे एज, रोल नंबर, ऐसे करते हुए। तो आपने अपना नेम बताया, मान लो आपका नाम मोहित था, आपने बता दिया। फिर आपने अपनी एज बताई 10 ईयर, फिर आपने अपना रोल नंबर बता दिया कि 21, फिर आपने अपना ग्रेड बता दिया ए प्लस, वो मैंने स्टोर करा दिया। अब मान लीजिए इसी सिनेरियो में एक क्लास में एक ही बच्चा थोड़ी होता है, काफी बच्चे होते हैं। हाँ जी भैया। अब मुझे दूसरे बच्चे का इंफॉर्मेशन भी स्टोर करानी है। मान लो उसका नाम मोहन है, पहले वाले बच्चे का नाम हमने रोहन मान लिया था, इसका हम मोहन मान लेते हैं। क्लियर। हाँ जी भैया। अब अगर उसकी इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करानी है तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसके नेम को स्टोर कराना पड़ेगा। हाँ जी भैया। तो मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग और नेम वन के अंदर उसका नेम स्टोर करा दूंगा, इंटीजर एज 1, फिर रोल नंबर 1, क्योंकि वेरिएबल के नाम क्या रखने पड़ेंगे, थोड़े डिफरेंट रखने पड़ेंगे इसलिए, और स्ट्रिंग ग्रेड 1। इस तरीके से करा सकता हूं मैं। हाँ जी भैया, करा सकते हैं। क्लियर है यहां तक। हाँ जी भैया, यहां तक क्लियर है। अब मान लीजिए मैंने यहां पे एक फंक्शन कॉल किया, मान लो किसी चीज की आपके यहां पे रिक्वायरमेंट थी, मैंने यहां पे एक फंक्शन कॉल किया, ठीक। हाँ जी भैया, एक फंक्शन कॉल किया है यहां पे, और वो फंक्शन क्या कर रहा है, यहां पे वो एक स्टूडेंट को फिर से क्रिएट कर रहा है, एक स्टूडेंट को फिर से क्रिएट कर रहा है और उसके अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करा रहा है।
तो अगर मुझे स्टूडेंट को क्रिएट करना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम, उसका कुछ नाम होना चाहिए, हाँ जी। तो फंक्शन के अंदर मैं सीधा नेम लिख सकता हूं, हाँ जी। फिर मैं इंटीजर एज लिख सकता हूं, हाँ जी। फिर रोल नंबर और फिर स्ट्रिंग ग्रेड, इस तरीके से कर सकता हूं, हाँ जी भैया। अभी ये मत सोचो फंक्शन कर क्या रहा है, बस मान लो कि मैंने एक फंक्शन कॉल किया, वहां पे मुझे स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने स्ट्रिंग नेम एज रोल नंबर ग्रेड, और मान लो यहां पे मैंने इनपुट वगैरह ले लिया। अब मान लो ऐसे मेरे बहुत सारे फंक्शन होंगे ऐसी, तो क्या बार बार मुझे ये लिखना पड़ेगा? अब वहां पे भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट आ रही है। मैं देख चुका हूं कि ऑलरेडी मैं एक बार यहां पे स्टूडेंट का सब कुछ इंफॉर्मेशन मैंने ली, जब मुझे दूसरा बच्चा बनाना पड़ा तो यहां पे मैंने उसकी इंफॉर्मेशन ली, फिर मैंने यहां पे ली। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? एक ही काम को क्या करना पड़ रहा है? बार बार करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा नहीं, करना पड़ रहा है। एक बार यहां पे किया, यहां पे किया, यहां पे किया। मैंने कहा ऐसी बहुत सारे फंक्शन होंगे, तो मैं बार बार क्या स्टूडेंट का नाम लेता रहूं, इनको बनाता रहूं? ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, होगा नहीं होगा? हाँ जी भैया। तो क्या कोई बढ़िया तरीका है इस केस को हैंडल करने का? क्या इस केस को हैंडल करने का कोई बढ़िया तरीका है? क्या हो कि मैं बस एक बार बता दूं कि भैया इसको मैं स्टूडेंट बोल रहा हूं, इसको मैं स्टूडेंट बोल रहा हूं, ठीक, इसको, ठीक। और यहां पे मैं वो स्टेटमेंट लिखता जाऊं, यहां पे स्टेटमेंट लिखता जाऊं, वो खुद ही समझ जाए कि इसका नाम स्टूडेंट है, जिसमें नेम एज रोल नंबर और ग्रेड मुझे डालना है। ये भी स्टूडेंट था, यहां पे मुझे नेम एज रोल नंबर ग्रेड डालना है। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊं तो मेरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सॉल्व हो सकती है। और वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कराती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। जी हां, यहां पे हमारा इंट्रोडक्शन होगा क्लास और ऑब्जेक्ट का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक बॉक्स बना देता हूं, एक बॉक्स, ठीक, हाँ जी, ये बॉक्स आप मान लीजिए, ठीक। मुझे इस बॉक्स का नाम रख देता हूं मैं स्टूडेंट, क्या रख देता हूं? ये स्टूडेंट नाम का बॉक्स है, ठीक। यहां पे एक होगा स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, ठीक, जो नेम को स्टोर करा रहा होगा। एक होगा मेरा इंटीजर जो एज को स्टोर करेगा, ठीक। एक होगा मेरा रोल नंबर को स्टोर करेगा, ऐसे, ठीक। और एक होगा जो मेरा ग्रेड को स्टोर कर रहा होगा, स्ट्रिंग ग्रेड, ऐसे करके, ठीक। हाँ जी भैया। तो जब भी मुझे इनका यूज करना पड़े, इन सब का, ठीक है, तो उसकी जगह में मैं डायरेक्ट स्टूडेंट का यूज कर सकता हूं, डायरेक्ट स्टूडेंट का यूज कर सकता हूं। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार इसको, यहां पे मैं डायरेक्ट स्टूडेंट लिख सकता हूं। इसका मतलब है स्टूडेंट, ठीक है। हाँ जी भैया, स्टूडेंट, ठीक। हाँ जी, इसकी जगह में सीधा मैं स्टूडेंट लिख सकता हूं, इसकी जगह में मैं डायरेक्ट स्टूडेंट लिख सकता हूं, और इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट स्टूडेंट लिख सकता हूं। उसका मतलब यही होगा, यही होगा जो मैंने यहां पे लिखे। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, पहले उसको समझने की कोशिश हम करते हैं। देखो, इसको क्रिएट करने का बहुत आसान तरीका है। क्या है? मुझे यहां पे लिखना है क्लास, ठीक। हाँ जी भैया, क्लास किस टाइप का है? स्टूडेंट, उसका नाम ऐसे करके जो मैंने बनाया था ना, ये क्लास स्टूडेंट, क्लास का नाम, ठीक। हाँ जी भैया। अब मैं अंदर आ जाऊंगा, अब मैं अंदर आ जाऊंगा। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है? एक स्ट्रिंग नेम, इंटीजर एज, इंटीजर रोल नंबर, स्ट्रिंग ग्रेड। ये मैं इसके अंदर मेंशन कर दूंगा कि स्ट्रिंग नेम, इंटीजर एज, रोल नंबर और क्या? स्ट्रिंग ग्रेड। तो उसका मतलब सेम टू सेम वही है जो मैंने लिखा है। अब मैं उनकी जगह में सीधा इनको लिख सकता हूं, इसको यहां पे मैं स्टूडेंट लिख सकता हूं इसकी जगह। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे? मैंने कहा स्टूडेंट है मेरा क्लास का नेम। अब जैसे मेरा होता है यहां पे स्ट्रिंग नेम, ये क्या होता है मेरा? डेटा टाइप। क्या होता है? डेटा टाइप। और ये होता है मेरा वेरिएबल का नेम, यही रहता है ना? हाँ जी भैया, यही होता है। हाँ जी भैया। ये क्या है? इंटीजर क्या है मेरा? डेटा टाइप। ये क्या है? वेरिएबल का नाम। डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम। तो वैसे ही ये स्टूडेंट जो है वो है मेरा डेटा टाइप, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जिस डेटा टाइप को यूजर हमने अपने हिसाब से बनाया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइंड
डेटा टाइप, इसको, ठीक है। ये है मेरे कौन से डेटा टाइप, जो प्री डिफाइंड है, जो पहले से मेरे पास आ रखे हैं। ये कौन से यूजर डिफाइंड, यूजर के हिसाब से कस्टम डेटा टाइप मैं क्रिएट यहां पे कर सकता हूं कि अगर मैं स्टूडेंट को बोलूं तो भैया वो है डेटा टाइप। क्लियर? हां जी भैया। अब जो मैं स्टूडेंट यहां पे लिखता हूं उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम। तो अगर मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूं, मान लो यहां पे S1, ठीक है, S1, तो S1 का मतलब क्या होगा, S1 का मतलब होगा जो वेरिएबल का नाम है, और इसी S1 को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हां जी भैया, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, स्टूडेंट क्या है हमारा, डेटा टाइप, और जब मैं उसका वेरिएबल नाम लिखूंगा उसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये? हां जी भैया, क्लियर है। अब यहां पे जो S1 लिखा है मैंने, यहां पे जो S1 लिखा है, ये इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको, इनको मैं कैसे एक्सेस करूंगा। मैंने कहा बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। उसको क्या करना है, वो सिंपल यहां पे लिख सकता है। अगर मैं प्रोग्राम के अंदर आऊं, प्रोग्राम के अंदर आऊं, ये तो मैंने क्लास डिफाइन कर दी यहां पे, हाँ जी, क्लास हमारी ऐसे ही बनती है, ठीक है, और यहां पे हमें ये मार्क लगाना पड़ता है। अब मैं यहां पे इंट मीन लिख सकता हूं, ठीक, हाँ जी भैया। अब मान लो सबसे पहले मैंने लिख दिया स्टूडेंट, ये जो मेरा यूजर डिफाइन डेटा टाइप है जो मैंने यूजर ने बनाया है, ठीक है। नाम क्या है उसका, S1, ठीक, हाँ जी भैया। तो ये स्टूडेंट 1 को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, स्टूडेंट 1 को। अब स्टूडेंट 1 का नाम मैं क्या डालना चाहता हूं, वो मैं यहां पे लिख सकता हूं, S1 डॉट नेम इक्वल टू रोहित, ठीक, हाँ जी भैया। डॉट लगा के मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं, क्या लगा के, डॉट लगा के, S1 डॉट नेम, S1 डॉट एज, S1 डॉट रोल नंबर, ऐसे करके डॉट से मैं उसके अंदर की चीजों को एक्सेस डायरेक्टली कर सकता हूं। एज क्या डाल सकता हूं मैं, 10, S1 डॉट रोल नंबर डॉट करके मैं डायरेक्ट डाल सकता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। तो रोल नंबर हो गया उसका कितना, 2183, और S1 डॉट ग्रेड इक्वल टू कितना, मान लो A+। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये क्लियर है। अब मान लो जो मेरा सेकंड स्टूडेंट है जिसको मुझे दर्शाना है, ये सेकंड स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए भी सेम चीजें यूज होने वाली है। हाँ जी भैया। तो उसके आगे लिखूंगा मैं स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, स्टूडेंट, और उसका नाम, वेरिएबल का नाम क्या डालूंगा, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम डाल सकते हो। तो मैंने इसको दे दिया, ये स्टूडेंट 2 को दिखा रहा है, ये स्टूडेंट 2 को दिखा रहा है, तो इसको बोलूंगा मैं क्या, डेटा टाइप, ये हो गया वेरिएबल, क्लास, ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये? हाँ जी। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब एक ऐसा डेटा टाइप क्या होता है, जो डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जो डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो ये तो डेटा को स्टोर कर ही रहा है ना, पर ये क्या है, यूजर डिफाइंड है, बस यही अंतर है। यहां पे भी आप सेम कर सकते हैं, S2 डॉट नेम, S2 डॉट एज, S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट आपका ग्रेड। क्लियर? हाँ जी। अब मुझे ये अलग अलग नेमिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, मैं इसी को बार बार यूज कर सकता हूं। मैंने बस इसको बता दिया कि इसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है, इस क्लास का नाम है स्टूडेंट, ये क्या है, यूजर डिफाइंड। यहां पे मैं डायरेक्ट स्टूडेंट लिख के उसका नाम लिख सकता हूं। मान लो इसका नाम लिख दिया मैंने S3, तो ये पूरा एक क्रिएट हो गया है। अब ये हमने अच्छे से देख लिया है। हाँ जी, एक बार इतना इंप्लीमेंट करके देखते हैं, क्या ये सच में रन होगा भी नहीं होगा, एक बार इसको देखते हैं। तो एक बार इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए हम अपने कोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बोला था कि भैया अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट है और उसकी इंफॉर्मेशन को अगर मुझे स्टोर कराना है, तो अगर मैं नॉर्मल मेथड यूज करता तो मैं क्या करता, एक स्ट्रिंग बनाता और एक नेम, उसका जो भी उसकी एज होती और उसका रोल नंबर होता, ऐसे करके, और लास्ट में स्ट्रिंग, मान लो उसके ग्रेड को भी मुझे स्टोर कराना है। तो इस तरीके से मैं करा सकता था। अब मैं इनपुट में ले लेता कि भैया उसका नेम मुझे बता दो, एज बता दो, ठीक, रोल नंबर बता दो, और क्या बता दो, ग्रेड बता दो, इस तरीके से, ठीक। हाँ जी भैया। तो भाई एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो भाई मान लो नेम मैं रोहित डालना चाहता हूं, ठीक, एज मैंने 21 डाल दी, रोल नंबर मैंने 4 डाल दिया, और ग्रेड मैंने डाल दिया उसका A+। अब देखो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब ऐसे अगर मेरे पास एक और स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, इस कोड को कॉपी करता, हाँ जी भैया, और पेस्ट कर देता, और यहां पे क्या करता, दूसरे स्टूडेंट के लिए यहां पे उसके लिए नेम 1 लिखता, एज की जगह में एज 1 लिखता, रोल नंबर की जगह में रोल नंबर 1 लिखता, और ग्रेड की जगह में ग्रेड 1 लिखता, इस तरीके से।
करता नहीं करता? हाँ जी भैया, इसी तरीके से अगर मैं पैटर्न को फॉलो करता। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी सोच सकते हो कि भैया मैं इसका एरे बना लेता हूं कि स्ट्रिंग नेम 2 साइज का एरे, एज 2 साइज का, रोल नंबर 2 साइज का, ग्रेड 2 साइज का। आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि मैंने इसमें कोई एक फंक्शन बनाया है, फन नाम का फंक्शन, ठीक है, लेकिन वहां पे वाइड है, फंक्शन खाली है, ठीक, और वहां पे भी मुझे सेम चीजें यूज करनी है, ठीक है, एक स्ट्रिंग नाम का मुझे सेम वहां पे भी बनाना है, तो फिर से मुझे वहां पे भी कोड को कॉपी करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट को अगर दर्शाना है। और मान लो ऐसी मेरे पास बहुत सारे फंक्शन है, मतलब इस फंक्शन के अंदर कुछ काम हो रहा होगा, इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ और भी टास्क हो रहे हैं, ठीक, फिर मैं क्या करता, मैं देख पा रहा हूं कि एक ही चीज को, एक ही कोड को मैं बार बार लिख रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं, तो क्या हो कि मैं इस कोड को एक बार लिख दूं और बार बार यूज करता रहूं। तो भाई उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो भैया इसको हटा देते हैं और इस कोड को कर लेता हूं मैं कॉपी, ठीक, हाँ जी, इसको मैंने हटा दिया। यहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं क्लास का, तो मैं लिख दूंगा यहां पे क्लास, ठीक है, क्लास का नाम स्टूडेंट, ठीक, हाँ जी। तो अब ऐसे करके मैं इसको यूज कर सकता हूं। हमेशा याद रखना, इसको ऐसे करके ही आप ऑफ करोगे, ये कंपलसरी होता है ये सिंबल, ठीक है, हाँ जी भैया, एक क्लास को दर्शाने का। अब अगर मैं कोड को यहां पे कॉपी कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। अब स्टूडेंट नाम की मेरी क्लास क्रिएट हो चुकी है, उसके अंदर स्ट्रिंग नेम है, एज है, रोल नंबर है, स्ट्रिंग ग्रेड है, ठीक, हाँ जी भैया। अब मुझे इस क्लास का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो कैसे बना सकता हूं? तो भैया जैसे मेरा वेरिएबल, जैसे मैं अपना डेटा टाइप यूज करता हूं, वही स्टूडेंट मेरा डेटा टाइप हो गया, कौन सा? जो यूजर डिफाइंड है। अब उसका नाम, ठीक है, मतलब वेरिएबल का नाम जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, S1 मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर इनको मुझे एक्सेस करना है तो देखते हैं क्या मैं एक्सेस कर पा रहा हूं। तो मान लो मैं डालना चाहता हूं S1 डॉट नेम में, क्या मान लो मैं, मुझे रोहित को डालना है, ठीक, हाँ जी, और S1 डॉट एज में मुझे किसको डालना है? 10 को। अब S1 डॉट रोल नंबर मैं डाल रहा हूं 21 और S1 डॉट ग्रेड में मैं डाल रहा हूं इसको। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, क्या ये कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक। मैं इसको इसके बाहर से भी एक्सेस कर सकता हूं, S1 का मतलब ही ये है, ठीक, हाँ जी भैया। तो मैं इनको S1 डॉट नेम करके इसको एक्सेस कर सकता हूं, S1 डॉट एज करके इसको एक्सेस कर सकता हूं, किसी को भी एक्सेस कर सकता हूं, ठीक। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो देखो इसने कुछ मुझे एरर मारे हैं। इसने यहां पे कहा है इंप्लिसिटली डिक्लेयर प्राइवेट हेयर, यह कह रहा है एक तरीके से कि मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये जो यहां पे लिखे हैं इनको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो मतलब मेरा लॉजिक फेल हो चुका है। अभी तो मैंने बोला हम कर सकते हैं, नहीं, यहां पे एक एक्सेस मॉडिफायर होता है बाय डिफॉल्ट, ये होता है मेरा प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये है, मतलब यहां पे ना ये प्राइवेट लिखा हुआ है ऐसे, आप ये समझ लो इसका मतलब। प्राइवेट का मतलब ये है कि इस क्लास के बाहर इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता। जो ये है ना स्ट्रिंग नेम, इंटीजर, एज, रोल नंबर, ग्रेड, ये यहां यूज नहीं हो सकते। अगर आपको इनको यूज करना है तो आप इनको क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो, क्लास के बाहर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो कैसे यूज कर सकता हूं? मेरे पास एक और एक्सेस मॉडिफायर होता है जिसका नाम होता है पब्लिक। पब्लिक नाम सुनकर ही पता चल रहा है कि पब्लिक है, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। अब मैं यहां इसको यूज कर सकता हूं, S1 डॉट नेम, मतलब ये मैं इसको यूज कर सकता हूं। अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये बिल्कुल सही से रन होगा, कोई इसने मुझे एरर नहीं दिया है। अगर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूं कि सी आउट S1 डॉट एज, तो ये आराम से प्रिंट करा देगा। क्या प्रिंट कराना चाहिए? 10, तो इसने 10 प्रिंट करा दिया है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो इस तरीके से हमने इसको एग्जीक्यूट करा है। ऐसी मैं अगले स्टूडेंट के लिए भी ये चीजें, ये काम कर सकता हूं। अब यहां पे पब्लिक भी आता है, प्राइवेट भी होता है एक्सेस मॉडिफायर, और एक होता है मेरा एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड। ये तीन मेरे होते हैं, तीनों के अपने अपने यूज केसेस हैं। मैं अभी आपको आने वाली क्लासेस में ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है। पब्लिक मतलब अभी के लिए आप ये समझ लो कि मैं क्लास के बाहर भी इनको एक्सेस कर सकता हूं। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये प्राइवेट माने जाएंगे, ठीक। हाँ जी भैया, तो इनको मैं क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकता। क्लियर? हाँ जी भैया। अब अगर मुझे स्टूडेंट S2 के लिए भी करना पड़े तो स्टूडेंट मैं S2 बना सकता हूं, ठीक। हाँ जी, उसके लिए मैं, अब ये S2 नाम का स्टूडेंट बन गया है, इसके लिए मैं बना सकता हूं S2 डॉट नेम, मान लो मैंने मोहित डाल दिया, ठीक। हाँ जी भैया, इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर लेता हूं। S2 डॉट एज, S2 डॉट रोल नंबर और S2 डॉट ग्रेड, इस तरीके से। यहां पे A प्लस की जगह में B प्लस कर देता हूं।
यहां पे रूल नंबर 121 कर लेते हैं। यहां पे मैं एज की जगह में 101 तो होगी नहीं, 12 कर लेता हूं। ठीक, हाँ जी भैया। अब मैं अगर सी आउट S2 डॉट नेम करूं, क्या प्रिंट होना चाहिए बताइए, गेस कीजिए क्या प्रिंट होना चाहिए। यहां पे अगर मैं इसको रन करता हूं तो हम देख पाएंगे कि पहले 10 प्रिंट होगा, फिर मोहित प्रिंट होगा। यह कह रहा है कि S2 डॉट नेम, S2 के नेम को प्रिंट करो। S2 का नेम क्या है, मोहित। पहले मैंने क्या किया था, S1 डॉट एज, S1 की एज को प्रिंट करो, वो क्या है 10। ठीक, इस तरीके से मैं इसकी जगह में जो S2 है, S2 को पता है कि ये यही है। ठीक, हाँ जी। तो क्लास और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब क्या हो कि अगर मैं यहां पे प्राइवेट लिख दूं, फिर मैं इनको कैसे एक्सेस कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे प्राइवेट लिख देता हूं, फिर तो ये एक्सेस होंगे नहीं। क्या मेरे पास कोई और तरीका है इनको एक्सेस करने का, इनको, इन वैल्यूज को क्या मैं कर सकता हूं। अब आप ये भी सोच सकते हो कि भैया यार क्यों मैं इनको प्राइवेट बनाऊं, हमेशा पब्लिक ही रखो। नहीं, यहां पे हम डेटा सिक्योरिटी की भी बात करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो क्रिटिकल डेटा है कोई भी आके मॉडिफाई कर दे। ठीक, कोई भी आके मॉडिफाई करते, मैं वो नहीं चाहता। ठीक, तो पहले हम अपने कोड बोर्ड में वापस चलते हैं, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि इनको मैं एक्सेस कैसे कर पाऊंगा। अब हमने अपने कोड में एक चीज देखी, क्या कि इसको मुझे करना पड़ेगा पब्लिक, तभी मैं इसको क्या कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। तो मेरे पास तीन चीजें हैं, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है, और एक क्या है मेरा प्रोटेक्टेड। और इनको मैं क्या बोलता हूं, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या है कि कौन इनको एक्सेस कर सकता है। ठीक, कि भैया ये यहां पे लिखें, क्या यहां इस फंक्शन के द्वारा क्या इसको एक्सेस किया जा सकता है। अगर मैंने पब्लिक लिख दिया तो मैं इनको एक्सेस कर सकता हूं डायरेक्टली। ठीक, लेकिन अगर मैंने इनको प्राइवेट कर दिया तो क्या मैं इनको एक्सेस कर सकता हूं। तो हमने देखा था कि भाई बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ प्राइवेट होते हैं, तो मैं इनको प्रोग्राम के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है, प्राइवेट, ठीक, अगर नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट माने जाएंगे। ठीक, और फिर अगर मुझे यहां पे इनकी वैल्यू को डालना पड़े तो मैं कैसे डालूंगा, इनकी वैल्यू को फिल करना पड़े तो कैसे कर सकता हूं। मैंने कहा इनको मैं सॉल्व कर सकता हूं फंक्शन की हेल्प से। जी हां, जो आप ये क्लास बनाते हैं इसके अंदर आप डेटा भी डाल सकते हो और फंक्शन भी डाल सकते हो। क्लास के अंदर आप क्या डाल सकते हो, डेटा भी डाल सकता हूं, जो मेरा ये डेटा है, ठीक है, और मैं अपने फंक्शन भी यहां डाल सकता हूं। आप इनको बोल सकते हो एट्रीब्यूट्स और इसको बोल सकते हो इसका जो मेथड है। क्लियर है, हाँ जी भैया। तो आपने क्लास की डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। क्लास क्या कहता है, क्लास कहता है इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये हमें समझ आ चुका है कि यूजर के द्वारा जो डेटा टाइप को डिफाइन किया गया है वही हम इसको क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। दूसरा तरीका कि ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, कि एक ब्लूप्रिंट क्या होगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। जो मैं स्टूडेंट S1 कह रहा था ना, तो S1 का ब्लूप्रिंट क्या है, S1 कैसे दिखने वाला है, S1 के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, उसका ब्लूप्रिंट कौन देता है, क्लास मुझे लाके देती है कि भैया उसका ब्लूप्रिंट है कि वहां क्या नाम प्रेजेंट है, स्ट्रिंग नेम, इंटीजर एज, वो सब उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वैसा मेरा क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा। क्लियर, हाँ जी भैया, क्लियर है ये, यहां तक चमका, हाँ जी। अब हम बात करते हैं कि भैया इनको मैं एक्सेस दूसरे मेथड से कैसे कर सकता हूं। अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो मैंने आपको कहा था यहां पे मैं क्या इंट्रोड्यूस करा सकता हूं, फंक्शन इंट्रोड्यूस करा सकता हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भैया फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। हम नॉर्मल मेथड से इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, पर फंक्शन डाल के क्यों करी। अभी नॉर्मल तरीका देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक, हाँ जी भैया। मैं यहां पे अगर मुझे नेम वाला चाहिए, ठीक है, मुझे नेम को इंसर्ट कराना है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फंक्शन, ठीक है, पर उसको मुझे करना पड़ेगा पब्लिक, ताकि मैं इसके बाहर से उस फंक्शन को एक्सेस कर पाऊं। तो मैं यहां पे सीधा नाम दे सकता हूं उसका, सेट नेम, फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हो, फंक्शन का नाम, ठीक है, हाँ जी भैया। मान लो आपको क्या सेव करना उसके नेम को, तो स्ट्रिंग आप एन ले लेते हो, ठीक, हाँ जी भैया। वाइड आपको सिर्फ उसको फिक्स करना है। तो भैया मैं फंक्शन के अंदर से, यहां से क्लास के अंदर मैं इनको एक्सेस कहीं भी कर सकता हूं, क्लास के बाहर से नहीं कर सकता, लेकिन क्लास के अंदर से मैं इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नेम इक्वल टू क्या उसका नाम है, तो मैं एन को, ये उसका नाम हो गया। तो यहां से मैं उसको कॉल कैसे करूंगा कि S1 डॉट सेट नेम फंक्शन को कॉल करो
और वहां पे किसको भेज दो, रोहित को भेज दो, स्ट्रिंग को पास कर दिया, तो यहां पे रोहित जाएगा, नेम के अंदर रोहित स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? हां जी भैया। ऐसे ही मैं बाकियों को भी फिक्स कर सकता हूं, जो मेरे बाकी की चीज है। बाकी क्या क्या बच्चा है मेरे पास, मैं एज को भी फिक्स कर सकता हूं। यहां पे एक फंक्शन कॉल कर दूंगा कि s1 डॉट सेट एज। मैंने कहा फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मत करना सेट एज क्यों लिखा है, कि मतलब एक मीनिंगफुल लगे कि वो एज को सेट कर रहा हूं फंक्शन, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो मैंने डाल दिया 10। ठीक, तो यहां पे एक फंक्शन होगा जो इसको सेट कर देगा। क्लियर है ये? हां जी भैया। तो भैया एज इक्वल टू एक्स, एज में एक्स की वैल्यू डाल दो, तो 10 यहां पे जाएगा, इसके अंदर एज फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब अगर मुझे इनको एक्सेस करना है तो भैया मुझे क्या यूज कर सकता हूं, मैं यहां पे फंक्शन का यूज कर सकता हूं। किसका? फंक्शन का। अब वो हो सकते हैं मेरे गेटर एंड सेटर। ठीक, फंक्शन का नाम गेटर है और सेटर है। गेटर मतलब वैल्यू को ले लो, सेट मतलब वैल्यू को सेट कर दो। मैं इनका यूज कर सकता हूं। अब अगर इन वैल्यू को अगर मुझे यहां पे नेम में कुछ वैल्यू असाइन करनी हो, एज के अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी हो, रोल नंबर के अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी हो, वो मैं कर सकता हूं। तो मैं यहां पे फंक्शन का यूज कर सकता हूं, पर मुझे उसको क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक बनाना पड़ेगा फंक्शन को, ताकि फंक्शन बाहर एक्सेस हो पाए। अब अगर ये मैं यहां पे लिखता हूं वॉइड सेट नेम, नाम का मैंने फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? हां जी भैया। और यहां पे मैंने ले लिया स्ट्रिंग एस, ठीक, और नेम के अंदर मैंने असाइन कर दिया है एस को, इस तरीके से। क्लियर है ये? हां जी भैया। ऐसी मैं बाकियों के लिए भी करा सकता हूं। वाइड 3 4 सेट नेम सेट एज। अगर मुझे एज को सेट करना हो तो मैं कोई भी नाम दे सकता हूं। यह मत देना सोचना कि सेट एज ही लिखना, कोई भी लिख सकते हो। ठीक, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इंटीजर ए। तो ए की जो वैल्यू है वो एज के अंदर डाल दीजिए। यहां पे मैं लिख सकता हूं सेट रोल नंबर। यहां पे मैं लिख सकता हूं इंटीजर आर। क्लियर है ये? हां जी भैया। ऐसे, और लास्ट वाले को मैं कर देता हूं सेट ग्रेड। एस के अंदर मैंने यहां पे डाल दिया है ग्रेड के अंदर। इस तरीके से मैं इस तरीके से इनको कर सकता हूं। क्लास के अंदर से मैं इनको एक्सेस कर सकता हूं। किसके अंदर से? क्लास के अंदर से। लेकिन क्लास के बाहर से इन प्राइवेट वालों को मैं यूज नहीं कर सकता। क्लास के अंदर कर सकता हूं, क्लास के अंदर बिल्कुल अलाउड है, लेकिन क्लास के बाहर ये अलाउड नहीं है। अब अगर मैं यहां पे इनको हटा दूं, ठीक है, जो मैंने भी यहां पे इतनी बड़ी कथा लिखी है, मैं यहां पे अगर लिख दूं इनको भी हटा के कि s1 डॉट सेट नेम। ठीक, हां जी भैया। क्या नेम सेट करना है मुझे? रोहित। ठीक, हां जी भैया। तो रोहित वहां पे सेट हो जाएगा, ये रोहित यहां पे जाएगा और नेम के अंदर रोहित फिट हो जाएगा। ठीक, ऐसी सेट एज अगर मुझे करना हो तो भैया इसी को मैं कर लेता हूं कॉपी, s1 डॉट सेट एज, ऐसे करके। ठीक, एज क्या डालना चाहता हूं मैं? 10 डालना चाहता हूं। s1 डॉट सेट रोल नंबर, रोल नंबर मैंने डाल दिया 21, और s1 डॉट सेट ग्रेड डाल दिया मैंने A+। क्लियर है? हां जी भैया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये आराम से रन हो जाएगा। क्लियर है? हां जी भैया। अब भैया मुझे पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर वैल्यू क्या सेव हो रही है, नेम के अंदर क्या वैल्यू रखी गई है, वो कैसे पता चलेगा? मैंने कहा वो भी मुझे पता चल सकता है गेटर फंक्शन की हेल्प से। गेटर मतलब उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दो या फिर ले लो। ठीक है, मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि वाइड गेट नेम, ये मुझे नेम प्रिंट करा के दे देगा कि सी आउट नेम, सिंपल सा एंडल। अब अगर मैं यहां से कॉल करता हूं s1 डॉट गेट नेम को तो वो प्रिंट हो जाएगा। ओह, ये गलती से लिख दिया। क्लियर? फंक्शन कॉल किया और उसने रोहित को प्रिंट करा दिया इस तरीके से। ऐसी मैं बाकियों को भी प्रिंट करा सकता हूं कि वाइड डॉट गेट एज, मुझे एज बता दो। ठीक, हां जी, तो वो एज को प्रिंट करा देगा यहां पे कि s1 डॉट गेट एज। फंक्शन को मैंने कॉल किया,
और वो मुझे एज भी बता देगा कि रोहित उसकी एज है 10। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब जरूरी नहीं है आपको यहीं पे प्रिंट कराना है, आप चाहते हो कि यहां मैं उस वैल्यू को यूज कर पाऊं, आप यहां भी उसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो मुझे उसका रोल नंबर निकालना है, तो इंट गेट रोल नंबर, मैंने फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। हाँ जी भैया। और मैं यहां पे लिख दूंगा रिटर्न क्या, जो भी उसका रोल नंबर है, इस तरीके से। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो यहां पे अगर मैं फंक्शन को कॉल करता हूं कि सी आउट S1 डॉट गेट रोल नंबर, मैंने कॉल किया तो यहां पे वो प्रिंट हो जाएगा। देखो 21 यहां पे प्रिंट हो चुका है, इसने रोल नंबर की वैल्यू को रिटर्न करवाया है, वो वैल्यू यहां आई और वो 21 यहां पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप इन चीजों को आराम से यहां पे यूज कर सकते हो, गेटर और सेटर। अब आप सोचोगे कि भैया इसका यूज केस क्या है, इन फंक्शन का यूज केस क्या है? ठीक है, मैं नॉर्मली ये चीजें तो अपने नॉर्मल कोड से भी कर सकता था, अगर एरे बनाता, ये सब बनाता, वहां से भी वो सब कुछ अचीवेबल था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये मुझे उससे भी ज्यादा कुछ पावर देती है। क्या पावर देती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं अपने नेम को सेट करने आ रहा हूं, यहां से मुझे एस आया, ठीक। अब आप जब भी ऑनलाइन कुछ भी यूज करते हो, ठीक है, आप अपना नाम भर रहे हो, ठीक है, और आपने अपने नाम को खाली छोड़ दिया, ठीक, मतलब एस की जगह में मैंने कुछ एम्प्टी भेज दिया, ठीक। लेकिन एम्प्टी तो किसी का नाम होता ही नहीं है, नाम तो किसी का कुछ ना कुछ तो होगा ना, रोहित, मोहित, सोहित, कुछ ना कुछ किसी का नाम होगा। हां, तो मैं वो यहां पे कंडीशन लगा सकता हूं कि इफ एस डॉट साइज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो यहां से रिटर्न हो जाना, ठीक। या फिर मैं प्रिंट भी करा सकता हूं कि इनवैलिड नेम, सी आउट इनवैलिड नेम, देखो इनवैलिड नेम, ऐसे, और यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा। ये देखो अगर मैं रन करता हूं, अभी तो सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब मान लो यहां से मैंने एम्प्टी भेज दिया स्ट्रिंग, ऐसे, ठीक। क्लियर? अब देखो वो मुझे बताएगा कि भैया ये है इनवैलिड नेम। ये क्या है? इनवैलिड नेम है। आप कोई भी इनवैलिड चीज नहीं भर सकते। तो यहां पे मैं अपनी फंक्शनैलिटी भी यूज कर सकता हूं कि जो भी नेम मैं डाल रहा हूं वो क्या सही नाम है या नहीं है, कोई उस स्पेस को खाली ना छोड़ दे, ठीक। इसलिए मैं एक कंडीशन भी यहां पे लगा सकता हूं। यहां पे अभी हम ट्राई, कैच, थ्रो भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। जैसे मैं अगर रोल नंबर या सॉरी एज की बात करूं, एज डालने से पहले मैं ये भी चेक कर सकता हूं कहीं कोई एज जो है वो लेस देन 0 तो नहीं है, कोई 0 से कम भर रहा हो, या फिर जो एज है वो 100 से बड़ी भर रहा हो। अगर इनसे ज्यादा भर रहा है तो मैं बोल दूंगा भैया सी आउट इनवैलिड एज, इसको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये मेरे डेटा का पार्ट नहीं हो सकते। क्लियर है ये? हाँ जी भैया। इस तरीके से यहां से मैं हो जाऊंगा रिटर्न, ऐसे करके अगर मैं कंडीशन चेक करने लग गया। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखो इसका यूज यही नहीं है, इसका यूज बहुत और भी जगह है। कैसे? मान लो कोई मुझसे मेरा ग्रेड पूछना चाहता है, कोई मुझसे मेरा ग्रेड पूछना चाहता है। अब मैं सोच रहा हूं कि यार मैं अपना ग्रेड उस इंसान को तभी बताऊंगा, ठीक है, उस इंसान को तभी बताऊंगा जब वो मुझे कोई पर्टिकुलर पिन बताएगा, ठीक है। तो मान लो ये गेट रोल नंबर वाला है, ठीक है, ये गेट रोल नंबर, सॉरी गेट, अच्छा मैंने अभी तक ग्रेड कर नहीं लिखा है, तो एक मान लेते हैं इंटीजर गेट ग्रेड, ठीक। हाँ जी, आप नहीं चाहते यार कि पब्लिक में कोई भी आके आपके ग्रेड को पता लगा ले, आप नहीं चाहते, ठीक है। आप चाहते हो पहले वो एक पिन भी उसको देगा, तभी वो मुझे क्या बताएगा, ग्रेड बताएगा, ठीक है। तो इंटीजर मैंने लिख दिया यहां पे पिन, ठीक। जब कोई मुझे पिन बताएगा तो तभी मैं उसको बताऊंगा, ठीक। हाँ जी, तो मान लो इसका रिटर्न टाइप क्या होना, ग्रेड का स्ट्रिंग होने वाला है, तो मैं यहां पे स्ट्रिंग लिख देता हूं, ठीक। हाँ जी, अब आपने यहां पे कंडीशन लगा दी, आपने पिन अपना कुछ फिक्स कर रखा है कि अगर मेरा पिन इक्वल टू किसके बराबर हो, 1 2 3 के बराबर, तभी मैं उसको अपना आंसर रिटर्न करूंगा कि रिटर्न ग्रेड, ठीक। अगर नहीं बताता है तो भैया मैं क्या रिटर्न करूं, उससे कुछ भी रिटर्न कर दूं, एम्प्टी, ऐसे खाली। क्लियर है ये? हाँ जी भैया। तो यहां पे ना कंडीशन चेक भी कर सकता हूं कि भाई मैं उसी को अपना वो बताऊंगा ग्रेड जिसके पास मेरा पासवर्ड हो 1 2 3। मैंने कंडीशन भी यहां पे चेक करवा दिया है। तो जब आप गेट ग्रेड के लिए कॉल करोगे, ठीक है, तो मान लो आपने यहां पे करा सी आउट S1 डॉट गेट ग्रेड, ठीक। तो यहां पे आपको क्या डालना पड़ेगा, 1 2 3 आपको पास करना पड़ेगा। वो तभी पता चलेगा जब आप यहां पे वो मैच होगा, उसी को पता चलेगा कि आपका ग्रेड क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो मेरा आंसर आ चुका है 21A+, ओके। मैंने यहां पे स्पेस नहीं दिया था, एंडल, ठीक। हाँ जी,
तो देखो, जब हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में काम करेंगे तभी हमारे बेटर वे में और समझ आएगा। पर आपको यह समझ आना चाहिए कि भैया कोई भी मेरे डेटा को ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं इनको ग्रेड उरेड को सिंपली रख देता, पब्लिक रख देता, तो कोई भी इनको यूज कर सकता था, कोई भी। ठीक है, तो यहां पे ना अपने डेटा का मैंने प्रोटेक्शन भी कर लिया कि भैया जब कोई मुझे पिन बताएगा तभी मैं उसे अपना आंसर बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। मान लो उस इंसान ने पिन डाल दिया 1 2 3 4, ठीक, तो वो अब आपको ग्रेड नहीं बताएगा। ठीक, वो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग भेज देगा। वहां पे देखो, नहीं बताया उसने आपको ग्रेड, वो तभी बताएगा जब आप उसको क्या दोगे, प्रॉपर पासवर्ड। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ जी भैया, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इट इज एन एंटिटी दैट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर। एक ऐसी एंटिटी जिसका स्टेट और बिहेवियर होता है, या फिर एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन फिजिकल वर्ल्ड। कोई भी एक ऐसी चीज जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, उसी को मैं बोल देता हूं ऑब्जेक्ट। आए है भैया, समझ नहीं आया। मैं बोल रहा हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो स्पेस लेता है, जो जगह लेता है, जो रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है। मैं इस रियल वर्ल्ड में हूं तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। ये डिजिटल बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, आप खुद एक ऑब्जेक्ट हो। जो मोबाइल, जो फोन आपके सामने रखा है, वो खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो भैया फिर क्लास क्या हुई? क्लास रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है सिर्फ, कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, सिर्फ वो उसके बारे में बता रहा होगा। जैसे हमने अभी पढ़ा स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट क्लास के बारे में। ठीक है, मैं बोलूं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या एक रियल वर्ल्ड में कोई ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट, मैं सिर्फ स्टूडेंट बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप खुद को पॉइंट आउट करके बोल रहे हो कि हां मैं एक स्टूडेंट हूं जिसका नाम रोहन है, उसकी एज 10 है, ठीक, उसके सीजीपीए इतना है, उसका रोल नंबर ये है, तो आप ऑब्जेक्ट हुए। लेकिन जब मैं स्टूडेंट क्लास की बात करता हूं, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। वो सिर्फ ये बताएगी कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा होगा, कैसा वो होगा, वो सिर्फ उसके बारे में बात करेगी। क्लियर है? हाँ जी। मतलब कि भाई जब मैं स्टूडेंट के बारे में बोल रहा हूं तो ये स्टूडेंट एक क्लास है, ये सिर्फ बताएगी कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बता रही है कि वो कैसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसका कुछ नेम होगा, उसकी एज होगी, ठीक, हाँ जी, और उसका क्या होगा, रोल नंबर होगा, और उसका कोई ग्रेड होगा। ठीक, हाँ जी, ये मैंने बोल दिया, ये उसका टेम्पलेट हो गया या फिर ब्लूप्रिंट हो गया, जिस तरीके से वो दिखेगा। अब ऑब्जेक्ट कब बनेगा? मान लो जब मैंने एक स्टूडेंट लिया और उसका नेम मैंने डाल दिया कि उसका नेम है रोहन, ठीक, एज है 10, रोल नंबर है 2 और ग्रेड है A+। तो ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्ट करता होगा। रोहन नाम का इंसान है, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक, जिसका एज ये है, ये है, ये है। और जो क्लास होती है उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, मल्टीपल। अब दूसरा कोई इंसान होगा, उसका नाम मोहन ले लो, ठीक, उसकी एज कोई और ले लो, 11 ले लो, उसका रोल नंबर ले लो 5, उसका ग्रेड ले लो B+। ठीक, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। मोहन नाम का बंदा रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन क्या ये स्टूडेंट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है? स्टूडेंट क्या, स्टूडेंट तो हमारी जनरल टर्म हो गई। स्टूडेंट का कोई तो डेफिनेशन होगा कि भैया इसको हम वो बोलते हैं स्टूडेंट, है ना, जैसा हम बोलते हैं ना कि इसको हम स्टूडेंट बोलते हैं, जिसका नाम होगा, रोल नंबर होगा, ये होगा। लेकिन एक्चुअल में जब उसके अंदर मैं वैल्यू फिल कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि हां यही ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट क्या दिखा रहा है, ब्लूप्रिंट दिखा रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। एक एग्जांपल और से समझते हैं। आप सब लोग आई होप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, करते नहीं करते? हाँ जी भैया। कितने लोग करते दुनिया में? लगभग 1 बिलियन लोग यूज करते हैं, है ना? हाँ जी भैया। तो जो इंस्टाग्राम के यूजर हो गए वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूं, ठीक है, तो मैं उनके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, इंस्टाग्राम के लिए आप ऑब्जेक्ट हो गए। ऐसी बहुत सारे लोग होंगे। हाँ जी भैया। अब इसमें क्लास क्या होगी? क्लास क्या होगी? जो इंफॉर्मेशन वो आपसे लेता है कि भैया इंस्टाग्राम का यूजर है वो क्या है, उसका वो क्या लेता है, नाम लेता है आपसे, आपका नाम पूछेगा। हाँ जी भैया, नाम पूछेगा, आपकी एज पूछेगा। हाँ जी भैया, आपका कोई पासवर्ड लेगा। हाँ जी भैया, और क्या क्या होगा आपके पास, और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपसे लेता हो, ठीक है, कि आप कौन से कंट्री से हैं, ठीक। हाँ जी भैया, तो ये हो गई क्लास, ये है मेरा इंस्टाग्राम यूजर कि मेरा इंस्टाग्राम यूजर ऐसा कुछ दिखेगा। जब मैं वैल्यू फिल कर दूंगा उसके अंदर तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लोग रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है? ये नहीं भैया। ये जो जब मैं इनके अंदर वैल्यू फिल करूंगा कि मेरा नाम रोहित है, मेरी एज इतनी है, मेरा पासवर्ड ये है, मेरा ये है,
तो मैं बन गया हूं उसके लिए ऑब्जेक्ट, कि मैं इंस्टाग्राम का ऑब्जेक्ट हूं। और ये हो गई इसकी क्लास कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। आई होप आपको ये चीजें आप सेंस बना रही होंगी, बना रही नहीं बना रही? हाँ जी। तो रियल वर्ल्ड को जब हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में लाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्लास और ऑब्जेक्ट की हेल्प से दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो भी ऑपरेशन में इसके अंदर एग्जीक्यूट करूंगा वो क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर से उसको मैं एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। आई होप आपको ऑब्जेक्ट समझ आ गया होगा। क्लास सिर्फ दिखा रहा है कि भैया मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। इंस्टाग्राम यूजर, मैं बोलता हूं इंस्टाग्राम यूजर कौन होते हैं भैया, उसका कोई नाम होगा, उम्र होगी, ये होगी, वो होगा। ठीक, एक और एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोगों का बैंक में अकाउंट होगा, बहुत सारे लोगों का, है ना। मान लो आप में से बहुत सारे लोगों का एसबीआई में अकाउंट है, आपका, मेरा, वो। तो मैं हो गया एसबीआई के लिए एक ऑब्जेक्ट, आप भी एसबीआई के लिए एक ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक, अब इसमें क्लास क्या होगी? क्लास क्या होगी कि भैया उसका ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, उसका ब्लूप्रिंट बताओ भैया, उसका नेम मैं स्टोर कराऊंगा, उसका अकाउंट नंबर बैंक, है ना। हाँ जी भैया, और उसका बैलेंस, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो बता रही होंगी कि भैया मेरा कस्टमर कैसा दिखेगा, मेरा कस्टमर कैसा दिखेगा। तो इसको बोल दूंगा मैं कस्टमर क्लास। ठीक, हाँ जी भैया, इसको बोल दूंगा मैं कस्टमर क्लास कि मेरा कस्टमर ऐसा दिख रहा होगा। ठीक, अब जब मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में मेरा अकाउंट वहां है, ठीक है, तो भैया मैं बन गया उसका ऑब्जेक्ट कि नेम मेरा रोहित है, क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हूं, मैं रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हूं। मेरा अकाउंट नंबर कुछ ये रहा, मेरा बैलेंस ये रहा, तो मैं ऑब्जेक्ट बन गया उसका। ऐसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, तो इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस बन सकते हैं। तो एक तरीके से हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये क्लास का एक इंस्टेंस है। जब मुझे पता है कि मेरा क्या, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिख रहा है, उसको मैं क्लास बोल देता हूं। और जब मैं उसको रियल वर्ल्ड में उतारता हूं, जब मैं पर्टिकुलर पॉइंट करता हूं कि हां मैं हूं, तो उसको मैं ऑब्जेक्ट बोल देता हूं, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लियर है ये? हाँ जी भैया। आई होप अब आपके माइंड में डाउट नहीं होगा ये क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास आपको मोटा मोटा बताता है कि ये चीज कैसी होगी। अब कार लेते हैं, कार हमारी एक क्या है, क्लास है। कार क्या है, क्लास है। कार, कार किसको बोलता हूं मैं कि भैया जिसके 4 टायर होते हैं, उसमें 4 विंडो होती हैं। ठीक, ऐसे ऐसे उसको मैंने बता दिया, कार ऐसी दिख रही होगी। अब रियल में कार कैसी होती है? मेरी i20 रियल कार है, हाँ जी भैया, i20 रियल कार है, हाँ जी भैया। मेरा हैरियर कार हो गई, हाँ जी भैया। मेरी नैनो कार हो गई एक्चुअल में, तो इनको बोलूंगा मैं उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्लास क्या हो गई, कार। क्लास क्या हो गई, कार, कि भैया कार का नाम क्या है आपका, कार में क्या, उसके कितने टायर हैं, मॉडल नंबर क्या है, इन सबको मैं क्या बोल दूंगा कि भैया ये इसकी क्लास हो गई कि मेरी कार कैसी दिखती है। आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं किसी भी चीज को, किसी चीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ठीक, अगर आप किसी चीज को बोलते हैं ना कि ये कार है, तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होगी ना, तो उसकी स्पेसिफिकेशन को मैं बताता हूं कि भैया कार के लिए ये चीजें चाहिए होती है। जब एक्चुअल में उनके अंदर मैं वैल्यू फिल करना स्टार्ट करता हूं कि कार का नाम i20 है, ठीक है, उसका मॉडल नंबर ये रहा, उसका टायर ये है, एक्चुअल में जब उसके अंदर वैल्यू भर रहा हूं तो उसको बोल देता हूं मैं ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। आई होप अब आपको क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस अच्छे से चमक गया होगा। अब हम अगली प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कहता है इसमें प्रॉब्लम में, मान लो मैंने एक क्लास बनाई है ए नाम की। ठीक, हाँ जी भैया, ऐसे करके इसके अंदर मैं अगर लिख दूं इंटीजर ए। ठीक, हाँ जी भैया, और इंट मेन में चले जाऊं, मेन फंक्शन में, और यहां पे मैं अगर इस क्लास का साइज प्रिंट कराने के लिए बोलूं, इस क्लास का साइज क्या है, ठीक है, तो यार ये जो क्लास है ना, इसका साइज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। ये दिखा रहा है कि भैया ए उसका नाम है, वो कैसा दिख रहा होगा। सॉरी, इसे इंटीजर बी लिखना पड़ेगा, सेम नाम लिख दिया था मैंने गलती से। ठीक, हाँ जी। अब अगर मैं यहां पे आऊं, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूं, क्लास का नाम, इसका ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूं मैं OB1। ठीक, ऑब्जेक्ट मेरा स्पेस लेता, कौन स्पेस लेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ठीक, ये टेम्पलेट है। ठीक, ये ऐसा ऐसा दिखेगा, स्पेस कौन लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। अब अगर मैं यहां पे ये करूं, सी आउट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आना चाहिए, बताइए कितना आना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा। मुझे पता है यहां पे ये क्या है, इंटीजर बी लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंटर टाइप का है, तो ये आंसर देगा 4 बाइट। देना चाहिए नहीं देना चाहिए, हाँ जी भैया 4 बाइट देना चाहिए, और ये बिल्कुल 4 बाइट ही आंसर देगा। अगर मैं यहां पे लिख दूं कैरेक्टर सी, अब ये क्या आंसर देगा बताइए। आप बोलोगे भैया 4 बाइट ये लेगा और 1 बाइट ये लेगा, इसका आंसर 5 आना चाहिए।
क्या इसका आंसर सच में 5 आएगा? ऐसा नहीं होता है उसमें। एक बार इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, अब वहां पे देखते हैं क्या सच में इसका आंसर 5 ही आने वाला है। अब हम यहां पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास एक रैंडम बना देता हूं, क्लास ए। ठीक, हाँ जी भैया, क्लास ए मैंने बनाया। यहां पे मैंने दो चीजें डाल दी, एक मैंने डाल दिया इंटीजर बी और एक डाल दिया मैंने कैरेक्टर सी। ठीक, हाँ जी भैया, पहले इंटीजर बी को ही रहने देते हैं। मान लो मुझे इसके साइज को प्रिंट कराना है। ठीक, हाँ जी, ये क्लास खुद में कोई स्पेस लेगा, ये लगाना मत भूलना वरना एरर मार देगा। ठीक, अब अगर मैं पहले ए का ऑब्जेक्ट फॉर्म करता हूं, ए, इसका ऑब्जेक्ट का नाम देता हूं ओबीजे। ठीक, हाँ जी भैया, अब मैं सी आउट इसके साइज को ढूंढने की कोशिश करता हूं, साइज ऑफ ओबीजे, तो कितना आएगा? मुझे पता है बी कितना लेता है, 4 बाइट, तो 4 मेरा आंसर आ गया। अगर मैं इंटीजर सी लिख देता हूं तो कितना आंसर आएगा? मेरा आया 8। अगर इंटीजर डी लिख देता हूं कितना आंसर आएगा भैया? 12। और अगर सबको हटा देता हूं तब कितना आएगा? 1। जबकि यहां पे कुछ भी नहीं है, फिर भी 1 बाइट ले रहा है। इस क्लास को कहता हूं मैं एम्प्टी क्लास। कौन सी क्लास? एम्प्टी क्लास, जिसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। जब कुछ प्रेजेंट है ही नहीं तो भैया ये 1 आउटपुट कहां से आ रहा है एम्प्टी क्लास में? तो ये आपका होमवर्क, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना कि एम्प्टी क्लास का साइज 1 क्यों होता है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, हाँ जी भैया, ये मैं कर लूंगा। अब मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं इंटीजर बी और कैरेक्टर सी। ठीक, हाँ जी, अब मैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूं। हमने देखा था कि भैया इसका आंसर आना चाहिए 5, तो क्या इसका आंसर 5 आएगा? नहीं, इसका आंसर आ रहा है 8। ऐसा क्यों आ रहा है? 4 + 1 तो 5 होता है, ये क्यों ऐसा कर रहा है? अगर मैं कैरेक्टर सी को ऊपर लिख देता हूं, क्या कोई अंदर पड़ेगा मेरे क्वेश्चन में? रन करा फिर भी 8 आ रहा है। ओ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है वो नॉर्मल मेथड से नहीं हो रहा है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो होता है पैडिंग का। तो चलो वीडियो में चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने देखा कि भैया ये जो एग्जांपल था, ये आंसर क्या दे रहा था मुझे? 8 बाइट। ठीक, लेकिन हमें एक्चुअल में दिख रहा है इसका आंसर 4 है 1 5। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि यहां पे जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है पैडिंग का, कि यहां पे कुछ डेटा पैड हो जा रहा है। और यहां पे हम अलाइनमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। इवन अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूं कि कैरेक्टर सी मैंने ऊपर लिख दिया और इंटीजर बी मैंने नीचे लिख दिया, अभी भी ये टोटल जो मेमोरी लेगा वो कितनी लेगा? 8 बाइट लेगा। लेकिन 1 अच्छा 5 इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये 8 बाइट क्यों ले रहा है? मैं आपको अब थोड़ा ओएस पार्ट पे लेके जाता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीजें काम कैसे करती है। मान लो अगर ये एरे है, ठीक है, मान लो मेरा डेटा ऐसा स्टोर हो रहा है। ठीक, हाँ जी भैया, ये 1-1 बाइट के, मान लो 1-1 बाइट 1-1 बाइट 1-1 बाइट 1-1 बाइट 1-1 बाइट के हैं बॉक्स। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मान लो जो कैरेक्टर सी वाला है, जो कैरेक्टर सी माना था ना यहां पे, हाँ जी भैया, जो कैरेक्टर सी है वो तो 1 बाइट लेगा, तो वो यहां पे स्टोर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हाँ जी भैया, यहां पे स्टोर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है मेरा कौन? इंटीजर बी, तो उसको कितनी बाइट लगेंगी? 4 बाइट। ठीक, हाँ जी, तो बी 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 4 बाइट। ठीक है, और सी वाला ये रहा। ठीक, तो मुझे लग रहा था कि इसको आंसर कितना देना चाहिए था? आंसर 5 बाइट देना चाहिए था, लेकिन वो ले रहा है 8 बाइट। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, या तो मैं बोलता हूं उसमें होते 32 बिट ओएस या फिर 64 बिट ओएस, ऐसी होते ना। हाँ जी भैया, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 32 बिट ओएस क्या होता है, 64 बिट ओएस क्या होता है, कि मेमोरी को एड्रेसेस देने को हम ये बोल देते हैं। अब क्या होता है कि भाई जब कंप्यूटर इस चीज को प्रोसेस करता है, इस डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से करता है कि वो मान लो ये मेमोरी से 4-4 बाइट उठा रहा है। ठीक है, अगर मेरा 32 बिट का है तो एक बार में वो 4 बाइट को रीड कर रहा है। जैसे एक्चुअल में हम रीड करते हैं ना, जैसे मैं इंसान, मैं भी कुछ चीज रीड करता हूं। हाँ जी, अगर मेरे पास एक साथ बहुत बड़ा चार्ट दे दिया तो मैं पूरे चार्ट को एक बार में रीड कर सकता हूं? नहीं कर सकता, छोटे छोटे पार्ट करके रीड करता हूं। हाँ जी, तो कंप्यूटर का भी सेम सिस्टम है, वो एक बार में सब कुछ रीड नहीं कर सकता। ठीक है, उसका भी एक लिमिटेशन होती है कि भैया वो इतना इतना रीड करके रीड करेगा कि पहले इतना पोर्शन इतना पोर्शन इतना पोर्शन इतना पोर्शन, जैसे हम करते हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो उसका भी यही है। जैसे 32 बिट का ओएस है, ठीक है, तो एक साइकिल में वो सिर्फ 4 बाइट तक का डेटा को ही रीड कर सकता है। कितने बाइट को? 4 बाइट। तो वो क्या करता है, यहां पे सेगमेंट बनाना स्टार्ट करता है 4-4 बाइट के। मैं अगर यहां पे ऐसा लिख दूं 0 1 2 3 4 5 6 7, तो वो क्या करेगा,
यहां से लेके यहां वाले का एक सेगमेंट बना देगा और इसको रीड कर लेगा। ठीक, फिर वो यहां से लेके यहां तक के सेगमेंट को उठाएगा, उसको रीड कर लेगा। मान लो उसको रीड करना था मेरे बी वाले को, तो बी वाले को रीड कैसे करेगा? ये अलग सेगमेंट हो गया, ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया, ये सेकंड सेगमेंट हो गया। मैंने कहा ना दो दो करके रीड करता है, एक एक करके। ठीक, ये चार चार बाइट करके रीड कर रहा है। ठीक, तो मान लो उसको बी को जब रीड करना है तो पहले तो उसको इसको रीड करना पड़ेगा, इस वाले पूरे को। तो यहां तक एक रीड कर लिया उसने, हाँ जी भैया। फिर सेकंड जो उसकी साइकिल चलेगी उसको उसमें ये रीड करना पड़ेगा। तो बी को रीड करने के लिए उसको कितनी बार रीड करना पड़ा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। मुझे अपनी साइकिल को 2 बार चलाना पड़ा। मतलब साइकिल चलाने का मतलब क्या है कि वो कितने डेटा को रीड कर पा रहा है। उसने 4 बाइट को रीड कर ला, उसको पता चल गया कि भैया 3 बाइट का मतलब तो ये है, अभी 1 बाइट और बची है। तो उसने एक और साइकिल चलाई। जब उसने एक और साइकिल चलाई तब जाके उसको पूरे का मतलब पता चल गया कि इस बी के अंदर क्या वैल्यू रखी गई है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब जब मैं मल्टीपल साइकिल चलाता हूं तो मेरा जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लेट हो जाता है, और यहां पे मैं चाहता हूं कि मेरा जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी आए, और यहां पे मैं मेमोरी का जो कॉम्प्रोमाइज है वो बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक, मैं चाहूं मैं बोल दूंगा कि भाई तू मेमोरी भले एक्स्ट्रा ले ले, मेमोरी भला एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन मुझे आंसर जल्दी से जल्द बताने की कोशिश कर। ठीक, इसीलिए वो क्या करता है, उस बी को यहां नहीं डालता, यहां पे नहीं डालता, यहां पे कर देता हूं पैडिंग, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू डाल देगा जो जिसको मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब बी को वो यहां से बनना स्टार्ट करेगा, और इसीलिए ये 8 बाइट लेता है, इसीलिए उसका आंसर 8 बाइट आ रहा है, और इसी को मैं कहता हूं पैडिंग, कि इसके लिए उसने कर दिया पैडिंग। क्लियर? हाँ जी। अब देखो C++ में कोई इन्होंने डिफाइन नहीं कर रहा कि पैडिंग कैसे काम करेगी, क्यों काम करेगी। अलग अलग सिस्टम में आपको आंसर अलग अलग आ सकता है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। अलग अलग सिस्टम में इसका आंसर क्या आ सकता है, अलग अलग आ सकता है। तो इसलिए मत बोलना अरे भैया आपने तो गलत पढ़ा दिया। देखो उन्होंने डिफाइन नहीं किया, जो हमारे कंपाइलर है उन्होंने उसको पैडिंग को कैसे इंप्लीमेंट किया है कि मेरा सीपीयू जल्द से जल्द सारी प्रोसेस को खत्म कर दे। ठीक, तो उसकी मर्जी वो पैडिंग कैसी देना चाहता है। मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं कि जिस तरीके से मेरा सिस्टम था उसने किस तरीके से काम किया। अब उसने क्या करा, यहां पे उसने यहां पे बाइट भर दी अपने हिसाब से। ठीक है, हाँ जी, और उसने बी को यहां भर दिया। अब अगर उसे बी को पढ़ना पड़े तो सीधा इसको उठा सकता है और उसको रीड कर सकता है। तो उसने वो एक ही साइकिल में रीड कर दिया। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया जब बी भी यहां पे था, यहां पे था, तो उसने यहां से यहां तक का रीड क्यों नहीं किया? मैंने कहा नहीं कर सकता। मैंने कहा ना वो सेगमेंट बनाता है, सेगमेंट में रीड करना स्टार्ट करता है। सेगमेंट में कि पहले इतना रीड करूंगा फिर इतना, यहां से यहां तक का। उसने सेगमेंट बनाए रहते हैं। इनके क्या बने रहते हैं? पेज बने रहते हैं। यार ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। जब मैं आपको ओएस पढ़ाऊंगा ना फ्यूचर में, तब मैं आपको उसको अच्छे से चमका दूंगा। पर ये समझ लो कि बॉक्स के चंकबन को रीड करना स्टार्ट करता है, वो बॉक्सेस बना देता है। ठीक है, बॉक्स के हिसाब से। तो अगर उसको बी को रीड करना तो उसको इस वाले बॉक्स को भी रीड करना पड़ेगा, इसको भी रीड करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं पैडिंग कर दूंगा, जब मैं क्या कर दूंगा, पैडिंग कर दूंगा, ये ठीक है, तब वो डायरेक्ट इस वाले बॉक्स को रीड कर सकता है, क्योंकि ये अलग सेगमेंट है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब भैया मेमोरी का अलॉटमेंट कैसे होता है? फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मेमोरी ऐसे एलोकेट हुई है? मैंने कहा उसका भी मुझे पास बहुत सिंपल सा आंसर है कि मैं कैसे गेस कर सकता हूं कि मेरा आंसर 8 आने वाला है। कैसे? मैंने कहा इसका सिंपल सा रूल है। ठीक है, इन जनरल ऐसा रूल लगभग सारे कंपाइलर यूज करते हैं। क्या करते हो, जैसे मेरा 1 बाइट है, ठीक है, वो कहां पे मेमोरी लेंगे? जो भी मल्टीपल ऑफ 1 होंगे वहां पे वो मेमोरी लेना स्टार्ट करेंगे। जो 2 बाइट मेमोरी लेते हैं, जो भी मल्टीपल ऑफ 2 होंगे वहां से वो मेमोरी अलॉटमेंट शुरू करेंगे। जो 4 बाइट लेते हैं उनका भी सेम है कि मल्टीपल ऑफ 4 से। 8 बाइट वाले मल्टीपल ऑफ 8 से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब सिंपल सा है। अगर आपको गेस करना पड़ता है ना ये कैसे कर रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व, ऐसे कर रहा है। जैसे मैंने देखा मेरा क्या था पहले, कैरेक्टर सी था। कैरेक्टर सी कितना लेता है? 1 बाइट लेता है। तो मैं देखूंगा कि क्या ये जो ये ऊपर इंडेक्सिंग मेरी लिखी गई है ये वाली, क्या ये 1 के मल्टीपल में है? बिल्कुल है। तो मैं यहां पे सी को एलोकेट करा सकता हूं। सी को स्पेस मिल गया। हाँ जी। अब किसका नंबर था? बी का। ठीक है, बी कितनी मेमोरी लेता है? इंटीजर 4 बाइट। ठीक, क्या ये 1 4 के मल्टीपल में आता है? नहीं आता। क्या ये आता है? नहीं आता। ये आता है? नहीं आता। ये आता है? हाँ। तो यहां से बी को मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, और ऐसे करके आप गेस कर सकते हैं कि मेरा आंसर 8 बाइट आ रहा है। क्लियर है ये? हाँ जी भैया, ये मुझे क्लियर है। चमक रहा है कैसे हमने करा है? हाँ जी भैया। ये समझ आ रहा है? हाँ जी भैया।
ऐसे करके आप गेस कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज होती है, इसमें एक और रूल अप्लाई होता है। मान लो आपने क्लास के अंदर लिखा है कैरेक्टर सी, कैरेक्टर बी और इंटीजर ए, ये क्लास है, ठीक है, ये कोई क्लास है। मैं बोलूंगा ये कितनी मेमोरी लेगी, कितनी लेगी, आप गेस करिए। देखो ये मत बोल देना 4 और ये भी 4, ये भी 4, 12, 12 नहीं, कितना फिर 6, 6 क्या इसका आंसर है? 6 भी नहीं है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर गेस करने की कोशिश करते हैं। मान लो ऐसा मेरा एरे दे रखा है, ठीक, हाँ जी भैया, यहां पे लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जा रहा है, ठीक है। कैरेक्टर सी कितनी बाइट लेता है? 1 बाइट। क्या ये 1 0 के मल्टीप्लाई में आता है? आता है। तो सी यहां पे आ गया। मैंने बी पकड़ा, क्या ये बी कितनी बाइट लेता है? 1। क्या 1 उसके मल्टीप्लाई में आता है? आता है। 1 1 जब 1, तो बी ने ये ले लिया, ठीक। अब है मेरा ए कितना लेता है? 4 बाइट। क्या 2 4 के मल्टीपल में आता है? नहीं। 3 आता है? नहीं। 4 आता है? हाँ। तो भैया ए स्पेस ले लेगा, ये ले लेगा, ये ले लेगा, ये ले लेगा। तो मैंने देखा ये कितनी बाइट लेने वाला है? 8 बाइट। ऐसे करके इसका आंसर निकाल दिया। क्लियर है? ये कुछ ऐसा दिखेगा कि जो सबसे बड़ा वाला है सबसे पहले हम उसके लिए मेमोरी एलोकेट करा देते हैं, ठीक है। तो मुझे पता ही 4 बाइट लेने वाला है ए, ठीक। उससे पहले कौन आया था? कैरेक्टर सी, तो सी इतनी लेगा 1 बाइट, फिर बी इतनी लेगा। अब ये जो बाकी 2 बाइट बच गया ये हो गया मेरा पैडिंग। पैडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि मैं जो अपनी साइकिल चलाना चाहता हूं अपने डेटा को जल्द से जल्द रीड कर पाऊं। क्लियर है? हाँ जी भैया, इसलिए करते हैं। तो ये हो गया मेरा पैडिंग के लिए। तो 8 बाइट आपका आंसर हो गया। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब इसमें एक छोटा सा रूल और अप्लाई होता है। मान लो आपके पास यही एग्जांपल है और इंटीजर ए मैंने ऊपर लिख दिया और कैरेक्टर बी मैंने नीचे लिख दिया, ठीक। हाँ जी भैया। अब इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर अब भी 8 बाइट ही आएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसका आंसर अभी भी 8 बाइट ही आएगा? देखते हैं क्या इसका आंसर 8 आने वाला है। देखो यहां पे एक छोटा सा रूल अप्लाई होता है। 0 1 2 3 ये कोई बताएगा नहीं तुम्हें, ठीक। हाँ जी भैया 11, ठीक। कैरेक्टर सी कितनी बाइट लेता है? 1 बाइट। तो 1 के मल्टीपल में जाओ पहले, ठीक है। 0 जाता है, हाँ, तो सी ने ये ले लिया। ए कितनी बाइट लेता है? 4 बाइट। क्या ये 4 के मल्टीपल में आता? नहीं नहीं नहीं, ये आता है। तो भैया 4 बाइट ए ने ले ली, 1 2 3 4। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब है मेरा बी, वो कितनी बाइट लेता है? 1 बाइट, ठीक। हाँ जी भैया। तो 1 बाइट लेता है, तो क्या मैं इसको 1 के मल्टीपल में भेज सकता हूं? हाँ जी भैया। क्या 8 1 के मल्टीपल में आता है? हाँ जी भैया आता है। तो मेरा बी यहां पे आ गया। तो क्या मैं इसका आंसर 8 बाइट बोल दूं? 1 2 3 4 5 6, या सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ले रहा है कितना? 9 बाइट। क्या इसका आंसर मैं 9 बाइट बोल दूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, अगर आप इसको रन करोगे इसका आंसर 9 बाइट नहीं आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आने वाला है 12 बाइट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो यहां पे एक छोटा सा रूल अप्लाई होता है कि जो इनमें से सबसे बड़ा डेटा टाइप होगा, जो इनमें से सबसे बड़ा डेटा टाइप होगा, जैसे यहां पे इंट है सबसे बड़ा, ठीक। हाँ जी भैया। वो कितना ले रहा है? 4 बाइट। तो ये 4 इसको डिवाइड करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा इतना इनको डिवाइड, ठीक है, तो जो इसका सबसे नजदीक वाला होगा, जो इसका क्लोजेस्ट, इसका नेक्स्ट सबसे बड़ा होगा, वो मेरा आंसर होगा। तो इसका क्लोजेस्ट जो 4 को डिवाइड करता हो, 10 करता है? नहीं। 11 करता है? नहीं। 12, 4 3 जा 12, तो 12 इसका आंसर होता है। क्लियर है? हाँ जी भैया। बस ये रूल आपको देखना है, एक रूल, ठीक है। तो आपको देखना है कि भाई ये इसका आंसर 12 बाइट आएगा, इसलिए ये इसका रीजन है, ठीक। हाँ जी भैया, क्योंकि ये ऐसे करके डेटा को रीड करना स्टार्ट करता है। ये इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये रूल अप्लाई होता है। अब ये रूल कैसे बनाया उन्होंने? अपने हिसाब से बनाया है, मॉडिफाई करके बनाया है, वो उनकी मर्जी है, ठीक। लेकिन ये रूल भी यहां पे अप्लाई होता है। तो चलो चलते हैं इस बार कि भैया इसका इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि भैया हमारी पैडिंग कैसे हो रही है। पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कि भाई जो भी मेरा डेटा होता है उसका मुझे ढंग से अलाइनमेंट करना पड़ता है, ठीक। जब मैंने देखा कैरेक्टर सी मैंने ऊपर लिख दिया ए और बी, तो मैंने देखा इस केस में वो 12 बाइट मेमोरी ले रहा है। अगर मैं इसका अलाइनमेंट सही से रखता, अलाइनमेंट मतलब कि कम से कम स्पेस ले, ठीक है, तो जो पहला वाला था, जब कैरेक्टर सी, कैरेक्टर बी और इंटीजर ए करके लिखा था, तो ये 8 बाइट ले रहा था, ठीक। तो अगर मैं सही अलाइनमेंट चुनता हूं
इनके ऑर्डर का, तो मैं अपना स्पेस भी बचा सकता हूं। क्लियर है ये? हाँ जी भैया, अपना क्या बचा सकता हूं? स्पेस बचा सकता हूं। तो मुझे प्रॉपर अलाइनमेंट करना पड़ता है, और प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए क्या करना जरूरी है हमारे पास? यहां पे हम एक ग्रीडी अप्रोच फॉलो करते हैं। कौन सी अप्रोच? ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी अलाइनमेंट, माना एक लालची अलाइनमेंट। वो क्या कहता है कि भैया सबसे ऊपर उसको लिखो जो सबसे बड़ा साइज का है। ठीक, तो सबसे पहले मैं इंटीजर ए को लिखूंगा। ठीक, उसके बाद जो उसके छोटे हैं उनको लिखो। तो मैं कैरेक्टर ए, कैरेक्टर सी को किसी भी टर्म में लिख सकता हूं। तो ये भी 8/T लेंगे। ठीक, हाँ जी भैया। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि मैं अलाइनमेंट ढंग से उनका रखूं ताकि वो कम से कम स्पेस ले। ये क्लियर हो गया? हाँ जी। तो चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। आई होप अब आपको पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि भैया ये 8 प्रिंट क्यों कर रहा है। ठीक, हाँ जी भैया। अब अगर मैं यहां पे एक और कैरेक्टर ले लेता हूं, कैरेक्टर सी, कैरेक्टर डी। ठीक, हाँ जी, ये कितना आउटपुट देगा? कितना देगा? 8 देगा। ठीक, हाँ जी भैया। अब अगर मैं इसको नीचे डाल देता हूं, जैसे मैंने वहां पर करा था, इसको मैंने नीचे लिख दिया था कैरेक्टर डी को, तभी आंसर कितना दे रहा था? तभी आंसर कितना दे रहा था? 12 दे रहा था, क्योंकि मुझे पता है ये 4 बाइट लेगा, ये उसके ऊपर आएगा, ये भी 4, ये इसके नीचे, वो भी 4, इसलिए ये 12 बाइट दे रहा है। लेकिन अगर मैं इस कैरेक्टर डी को इसके ऊपर लिख देता हूं यहां पे, ठीक, तभी आंसर कितना देगा? 8 बाइट देगा। ठीक, क्योंकि 1 2 बाइट की पैडिंग और 4 इसका, तो ये हो गया टोटल 8 बाइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, 12 वाला भी 8 वाला भी। अब यहां पे अगर मैं यहां पे एक और डाल देता हूं डबल ई, तब इसका आंसर कितना आना चाहिए बताइए? अगर मैं इसको डबल ई कर देता हूं तो इसका आंसर आ रहा है 16। कितना आ रहा है? 16। ठीक, कैसे आ रहा है हम गेस कर सकते हैं। गेस नहीं करना है, जो मेथड मैंने आपको बताया उसी से हमको इसको सॉल्व करना है। मुझे पता है 1 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, और उसी वाले अलाइनमेंट में ये 4 बाइट और ले लेगा। ठीक है, तो पहले 8 बाइट में ये प्रेजेंट होंगे, 2 बाइट की उसमें पैडिंग होगी। ठीक, ऐसे कि भैया सी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, फिर पैडिंग आएगी, पैडिंग के लिए पीपी मैं डाल देता हूं। ठीक, फिर मेरा बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा। इस तरीके से पहले 8 बाइट इन्होंने घेर रखे, उसके बाद ई आ जाएगा ऐसे 6 7 8। ठीक, क्योंकि जो डबल ई होता है वो किसके मल्टीपल में जाता है? 8 के मल्टीपल में। ठीक, क्योंकि सी किसको लेगा? 0 को। डी वाला किसको लेगा? सॉरी, ये डी होगा, डी वाला 1 वाले पे। बी वाला किसके मल्टीपल में जाएगा? 4 के मल्टीपल में, तो 4 का मल्टीपल यहां से शुरू होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब ई वाला किसके मल्टीपल में जाएगा? 8, तो ये 8 वाला इंडेक्स है, ऐसे करके भर रहा है। ठीक, तो मैंने बोला था जो भी जितने भी बाइट ये ले रहा है, इसने 16 बाइट लिया, तो ये डबल ई है, जो जितना ये स्पेस ले रहा है 8, क्या वो उसको डिवाइड कर पा रहा है? कर पा रहा है, तो वही प्रिंट हो जाएगा। अब अगर यहां पे मैं कुछ ऐसा कर दूं, अब आपका आंसर क्या आना चाहिए? ओ, इसको हटाते हैं। अब आ रहा है 24 बाइट। क्या आ रहा है? 24 बाइट। क्या हम गेस कर सकते हैं क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है सी पहला वाला लेगा, फिर पैडिंग आएगी, पैडिंग आएगी, पैडिंग आएगी। ठीक है, अब जैसे 4th इंडेक्स आएगा ये बी वाला ले सकता है, क्योंकि 4 बाइट ले रहा है, तो बी 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 बी। ठीक, हाँ जी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो बी के ऊपर 7 इंडेक्स तक हो चुका है। अब डी वाला कहां पे लेगा? इसका नेक्स्ट वाला ले सकता है, 8th इंडेक्स को ले सकता है। अब ई वाले का नंबर है, ई कितना लेता है? 8 बाइट। अब यहां पे कौन सा इंडेक्स प्रेजेंट है? 9 वाला। क्या 9 8 इंडेक्स से करता है डिवाइड? नहीं, तो वहां पे पैडिंग आएगी। 9 पे, 10 पे, 11 पे, ऐसे ऐसे पैडिंग करते हुए चलता रहेगा। क्लियर है ये? हाँ जी भैया। तो जैसे 16 इंडेक्स आएगा वहां से स्पेस लेना स्टार्ट कर देगा और मेरा वैल्यू असाइन हो जाएगी। आई होप अब आपको पैडिंग का कॉन्सेप्ट भी चमक गया होगा। तो अगर ये चमक गया है तो बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर वापस। अब हमने वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व किया वहां पे। अब शायद आपको पैडिंग का मतलब समझ आ गया होगा, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, अलाइनमेंट का मतलब समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने पॉइंटर वाले पढ़े हैं। हाँ जी, जब हम पॉइंटर का यूज करते थे, है ना, तो हम वहां पे क्या करते थे? डायनेमिक मेमोरी एलोकेट खुद को कराते थे। नहीं कराते थे? मान लो मुझे इंट टाइप का लेना है, तो न्यू इंट में लिखता था, है ना, इंटीजर पॉइंटर पी। ठीक, तो ये क्या करता था? एक मेरे पास मेमोरी होती है, एक मेरा स्टैक होता है, एक मेरा क्या होता है? हीप। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट मुझे स्टैक के अंदर मेमोरी मिलती है, लेकिन जो स्टैक का साइज होता है वो काफी लिमिटेड होता है, वही हीप का काफी बड़ा होता है। ठीक, तो यहां पे मैं मेमोरी चाहता हूं यहां पे, इसलिए हम किसका यूज करते थे? न्यू कीवर्ड का। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हम यहां कराते थे।
यहां से अगर मुझे स्पेस चाहिए, अगर मुझे स्टैक से चाहिए उसको कहता था मैं स्टैटिक, लेकिन स्टैटिक में आप बहुत ज्यादा स्पेस की मांग नहीं कर सकते। हीप के अंदर आप बड़ा स्पेस भी ले सकते हैं। तो मान लो जब मैं ये करता था तो यहां पे वो एक बॉक्स बनाता था, ठीक है, इंटर टाइप का, ठीक है, और इसका जो भी एड्रेस रहता था वो मुझे दे देता था। मान लो इसका एड्रेस है 1000, तो पी के अंदर क्या स्टोर हो जाता था 1000। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मान लो अब इसके अंदर अगर मुझे वैल्यू फिल करनी है, इसको अगर एक्सेस करना है, तो मैं पॉइंटर पी इक्वल टू 10 करके एक्सेस कर लेता था कि पी बोला 1000, उसके अंदर जाओ और क्या लिख दो, 10 को लिख दो। क्लियर है ये? हाँ जी भैया क्लियर है। इस तरीके से करता था। हाँ जी भैया। अब क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैं ये काम कर सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी। मैं ऑब्जेक्ट को भी डायनेमिकली क्रिएट कर सकता हूं। कैसे क्रिएट कर सकता हूं? डायनेमिकली। मैं अगर सेम स्टूडेंट वाले का एग्जांपल लूं, स्टूडेंट क्लास वाले का, तो मैं स्टूडेंट लिखता था। हाँ जी भैया, ठीक, यही तो करता था। हाँ जी भैया। और क्या लिख दूं? मान लो ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूं पॉइंटर एस, ठीक। हाँ जी भैया। और यहां पे मैं किसका यूज करूंगा? न्यू कीवर्ड का और स्टूडेंट, इस तरीके से। स्टूडेंट क्या है मेरा? डेटा टाइप है। इंट क्या है मेरा? डेटा टाइप था, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, कहां पे? हीप वाले मेमोरी एलोकेशन में, और उसका एड्रेस मुझे रिटर्न कर दो, वो एस के अंदर डाल दो। वो किसके अंदर डाल दो? एस के अंदर डाल दो। तो मुझे पता है जो स्टूडेंट वाला था वो कुछ ऐसा दिख रहा था कि भैया वहां पे था नेम, एज, ऐसी था ना? हाँ जी भैया। और क्या था वहां पे? रोल नंबर, और एक और था ग्रेड, ये सब कुछ। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब ये जो पॉइंटर ऐसे ये इसको इंडिकेट कर रहा है ना? एस के अंदर इसका एड्रेस प्रेजेंट है, जिस भी एड्रेस में प्रेजेंट होगा। मान लो ये 1004 एड्रेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एस के अंदर क्या रखा है? 1004, ठीक। हाँ जी भैया, ये इसको पॉइंट कर रहा है। अगर मुझे इस नेम वाले को एक्सेस करना है, कैसे कर सकता हूं? मैंने कहा सबसे पहले पॉइंटर एस, पॉइंटर एस मुझे यहां पे लेके जाएगा स्टूडेंट के पास में, ठीक है। इसका नाम क्या है? हाँ, यहां पे वो मुझे लेके गया। अब मुझे किसको रीड करना है? नेम को। तो डॉट नेम, उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं। मान लो मैंने रोहित डाल दिया, ऐसे करके मैं एक्सेस करता था। क्लियर है? हाँ जी भैया। और इसके अंदर मैं ये लगा देता हूं कि पहले ये आए फिर ये डॉट आए, पहले ये यूज हो फिर कौन यूज हो? डॉट। ये क्यों लगाया? समझ आ गया? हाँ जी भैया। क्योंकि ये क्या है? एस क्या है? पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है स्टूडेंट टाइप की वैल्यू को। एस एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है स्टूडेंट टाइप की पॉइंटर को, सॉरी, एस एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है स्टूडेंट को, ठीक है। तो पहले इसको कहां पहुंचना पड़ेगा? यहां पे पहुंचना पड़ेगा, और डॉट लगा के वो नेम को रीड कर सकता है। जैसे पी था, पी में क्या रखा हुआ था? 1000, ठीक है। तो 1 ये किसको पॉइंट कर रहा था? इसको पॉइंट कर रहा था, है ना? तो मैं जब यहां पे जाता हूं अंदर की वैल्यू अगर मुझे रीड करनी है तो मैं कैसे करता था? पॉइंटर पी 10, ठीक है। जब मुझे इसको रीड करना है तो मैं क्या कहूंगा? पॉइंटर एस। तो मैं यहां पे पहुंच गया। अब मुझे इन नेम को यूज करना है तो डॉट नेम। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूं, एरो के साइन की हेल्प से, कि एस नेम इक्वल टू रोहित। ये भी मैं कर सकता हूं इसकी जगह, इसी जगह ये भी ले सकता हूं। तो इसको मैं क्या कहता हूं कि मेरी जो मेमोरी एलोकेशन हो रही है वो डायनेमिकली हो रही है। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर होगा कि भैया ऑब्जेक्ट को भी मैं डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करा सकता हूं। जितना स्पेस मुझे चाहिए वो मैं आराम से ग्रैब कर सकता हूं। ये क्लियर है? हाँ जी भैया। मेरे पास दोनों तरीके हैं, ठीक। ये तरीका पता चला, हाँ। स्टैटिक डायनेमिक का पता चला, हाँ। स्टैक में कौन सा आएगा? स्टैटिक वाला। स्पेस लिमिटेड है इसलिए मुझे हीप वाले का भी यूज करना है। हीप से मुझे ज्यादा मेमोरी मिल सकती है तो मैं हीप वाले को यूज कर रहा हूं। तो न्यू कीवर्ड की हेल्प से मैं उसको ले सकता हूं। क्या किसको लेना है? किसका ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट का। तो वो मैंने ले लिया, ठीक। हाँ जी भैया। इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। तो चलो इसको भी एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि भैया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, ठीक। अब मैं यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट, एक पॉइंटर एस लिख देता हूं, और हम किसका यूज करते हैं? न्यू कीवर्ड का, और लिख दूंगा स्टूडेंट, ठीक। कि स्टूडेंट के बराबर मेमोरी एलोकेट इसको करा दो और उसका एड्रेस ये ले लेगा। मुझे पता है इसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं। इन चीजों को इजीली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। मान लो पहले मैं इन पे वैल्यू को असाइन करा रहा हूं, वैल्यू को असाइन करा रहा हूं। अभी मैंने इसको पब्लिक बना दिया है, तो मैं इस पे वैल्यू असाइन कैसे करा सकता हूं? तो मैं लिख दूंगा कि भाई पॉइंटर एस, ठीक है। हाँ जी भैया। पॉइंटर एस उसके ऊपर चला जाएगा, फिर मैं लिखूंगा डॉट नेम। क्या लिख दो? नेम में डाल दो क्या? रोहित को, रोहित डाल दिया इस तरीके से।
बाकी को भी मैं ऐसे ही कर लूंगा, इसको कॉपी, नीचे पेस्ट पेस्ट पेस्ट। क्लियर है ये? हाँ जी भैया। अब नेम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एज को। ठीक, एज में क्या डाल सकता हूं मैं, वैल्यू डाल सकता हूं 10। फिर मैं रोल नंबर 21, तो यहां पे मैंने रोल नंबर लिख दिया। और लास्ट में क्या लिख सकता हूं, उसको कितना ग्रेड मिला है, तो मैंने लिख देता हूं A+। मैं टॉपर हूं ना, इसलिए खुद को अच्छा ग्रेड देता हूं। आप लोगों नालायक। क्लियर? हाँ जी भैया। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये आराम से रन हो जाएगा। क्लियर है? इसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो गई है। अब अगर मुझे इसको प्रिंट कराना हो तो मैं प्रिंट भी करा सकता हूं। मैंने कहा था इसकी जगह में, ये पॉइंटर डॉट की जगह में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सी आउट एस, नेम को प्रिंट करा दो इस तरीके से। देखो नेम प्रिंट हो जाएगा, रोहित प्रिंट हो गया। मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं, ये बेटर तरीका लग रहा है ना? हाँ जी भैया। ये दिखा रहा है पॉइंटर है, ये पॉइंटर है और ये डॉट, इसको ये पूरा तरीके से एक्सेस कर पा रहा है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो इसी को मैं नीचे और एक्सटेंड कर सकता हूं ऐसे। ठीक, मैंने नेम कर लिया, मैंने एज कर लिया, मैंने रोल नंबर कर लिया और मैंने ग्रेड प्रिंट करा दिया, सारी चीजें प्रिंट करा दी। इसको रन करूंगा तो देखो मेरा आंसर आ गया, रोहित 10, 21 A+। तो इस तरीके से हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। ये डायनेमिक वे होता है। स्टैटिक वे जो हम पहले यूज कर रहे थे कि सिंपल सा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी को मैं यूज कर रहा हूं। ठीक, पर यहां पे मैंने पॉइंटर बनाया है, तो अब मैं इसको डायनेमिक मैंने इसकी क्या करा दिया, मेमोरी एलोकेशन करा दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। आई होप आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट अच्छे से चमक गया होगा। अगर चमका है तो लिख दो भैया चमक चुका है। अभी आपको आने वाली क्लास में और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी क्लास और ऑब्जेक्ट की, जब हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे, एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको यूज केस इसका और ज्यादा पता चलेगा। अभी तो मैंने आपको बेसिक यूज केस बताया है कि भैया सेम कोड को मुझे बार बार ना लिखना पड़े, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, हम क्लास वगैरह का यूज कर लेते हैं, वरना हम नॉर्मल से भी हम कर सकते थे। ठीक, और क्या अगर मुझे वहां पे चेक करना पड़े, चेक लिस्ट लगानी पड़े कि भैया जो डेटा मैं ले रहा हूं कोई मैं खराब डेटा तो नहीं ले रहा हूं, तो चेक लिस्ट भी मैं इसमें लगा सकता हूं। अभी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी आने वाली क्लास में हम यूज कर रहे होंगे और हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ रही होगी। तो मिलता हूं आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।